हाय एवरीवन, वेलकम टू सीकर्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 8th क्लास एनसीईआरटी सिविक्स के एमसीक्यूज, यानी हम पॉलिटी के बेसिक्स पढ़ने वाले हैं। कहा जाता है कि किसी भी सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है तो उसके बेसिक्स आपको क्लैरिटी से आने चाहिए, और एनसीईआरटी से बेहतर आपको बेसिक्स और कौन समझा पाएगा। तो इसलिए हम एनसीईआरटी की ये सीरीज स्टार्ट करें जिसमें हर एक सब्जेक्ट के क्वेश्चंस जो हैं वो कवर होंगे। तो यहाँ पर 8th क्लास एनसीईआरटी के सिविक्स के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। और मैं ये मानती हूँ कि अगर आपके पास एनसीईआरटी को पढ़ने का टाइम नहीं है तो एटलीस्ट क्वेश्चंस तो आपको पता होने चाहिए। क्वेश्चंस जो हैं वो उनसे आप एक बार गो थ्रू होने चाहिए। तो आप नॉर्मली इस वीडियो को देखिए, फास्ट फॉरवर्ड करके देखिए, आपके फेवर में ही होने वाला है अगर आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जस्ट टेकिंग 1 मिनट। ऑलराइट, चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ नेशन कंटेन्स। एक नेशन का कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें क्या होता है? क्या उसमें रूल्स होते हैं, उसमें लॉज होते हैं, या दोनों रूल्स भी होते हैं और लॉज भी होते हैं? तो देखिए, जो भी किसी देश का कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें दोनों ही चीज़ें होती हैं। रूल ऑफ लॉ भी उसको हम कह देते हैं समटाइम। तो रूल्स भी होते हैं और लॉज भी होते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, what refers to a goal or a principle in its most excellent or perfect form? What refers to a goal or a principle? एक गोल या प्रिंसिपल क्या होता है उसकी मोस्ट एक्सलेंट फॉर्म में, परफेक्ट फॉर्म में? क्या उसे हम आर्बिट्रेरी कहते हैं, क्या उसे हम आइडल कहते हैं, क्या उसे हम पॉलिटी कहते हैं, या उसे कुछ भी नहीं कहते? तो देखिए, उसे हम आइडियल कहते हैं। आइडियल्स यानी सिद्धांत, उसे हम सिद्धांत कहते हैं। प्रिंसिपल्स भी सिद्धांत होते हैं। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं कि इक्वालिटी का सिद्धांत हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहाँ से डाला था, लिबर्टी का सिद्धांत जो है वो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहाँ से डाला था, वो आइडियल्स हैं। जैसे लिबर्टी हमने जो है वो फ्रांस से ली थी, फ्रेंच रेवोल्यूशन से, राइट। सो बस इसी को ही सिद्धांत कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट गवर्नमेंट्स हैव अथॉरिटी टू मेक रूल ऑन सब्जेक्ट्स ऑफ। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो किस पे रूल बना सकती है? आपको पता है हमारे देश में स्टेट के लेवल पर भी रूल्स बनते हैं, लॉज बनते हैं, और सेंटर के लेवल पर भी बनते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि स्टेट जो है वो कौन से रूल्स बना सकती है? एशियन कंसर्न के? नो। नेशनल कंसर्न के? वो तो सेंटर बनाएगा। बोथ? नो। नन? नो। देखिए, सेंटर स्टेट जो है, जो लॉ बनाती है, वो स्टेट लिस्ट में आता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट हैं, स्टेट लिस्ट, सेंटर लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। तो स्टेट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उनके ऊपर स्टेट लॉ बनाता है। सेंटर लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उसमें सेंटर लॉ बनाता है, और कॉन्करेंट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उस पर ये दोनों ही लॉज बना सकते हैं, स्टेट भी और सेंटर भी। पर स्टेट कभी भी सेंटर के जो लॉ है उसको सरपास नहीं कर सकता, मतलब उसको साइडलाइन करके अपना एक लॉ बना दे, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए, तो ये था स्टेट लिस्ट, ठीक है। इसके ऊपर जो है वो स्टेट लॉ बना सकता है। कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट पे भी स्टेट जो है वो लॉ बना सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बाय विच टाइम हैड द नेशनलिस्ट मूवमेंट गेन्ड मोमेंटम? कौन से समय जो है वो नेशनलिस्ट मूवमेंट जो थी उसने मोमेंटम पकड़ा था भारत में? बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, 1907, 1906, 1904, 1905, जब हमारे देश में स्वदेशी आया था, और 1905 1906 वाला टाइम जब जब हमारे एक्सट्रीमिस्ट जो है वो काफ़ी एक्टिव हो गए थे, ये वो वाला समय है। मिडिल 20th सेंचुरी? नो। एंड ऑफ 20th सेंचुरी? नो। सो आंसर हियर इज ए, बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी। तब हमारे देश में नेशनलिस्ट मूवमेंट जो है उसने मोमेंटम पकड़ा था, और उसके बाद चलते चलते कुछ सालों बाद, यानी 50 अप्रॉक्स साल हमें लग गए आज़ादी लेते लेते, है ना। 1947 में जाके हम आज़ाद हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ अ रोल टू प्ले इन फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट अंडर यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज? यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज आप समझते होंगे, यानी 18 साल से ऊपर का हर व्यक्ति जो है वो वोट दे सकता है और गवर्नमेंट चूज कर सकता है, उसको कहा जाता है यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। सो ऑल एडल्ट इंडियंस, क्या ये बनाते हैं यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज भारत में हमारे? यस।
ओनली मेल, नहीं ऐसा नहीं है। ऑल चिल्ड्रन, चिल्ड्रन थोड़ी वोट डालते हैं। सो आंसर क्या होगा, ऑल एडल्ट इंडियंस, यानी जितने भी एडल्ट इंडियन है भारत में वो वोट करते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ रोल सिटीजन्स ऑफ इंडिया प्ले इन इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स। What kind of role citizens of India play in electing representative? जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जैसे कि एमएलए और एमपीज, उनको चूज करने में क्या रोल प्ले करते हैं भारत के नागरिक? कैसा रोल प्ले करते हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, या कोई रोल ही प्ले नहीं करते? तो देखिए, भारत के नागरिक डायरेक्टली अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। सो आंसर होगा डायरेक्ट, राइट। चलिए, नेक्स्ट इज व्हाट रेफर्स टू इंडिपेंडेंट पीपल इन अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में इंडिपेंडेंट जो लोग हैं वो क्या है, व्हाट रेफर्स टू इंडिपेंडेंट पीपल। इंडिपेंडेंट पीपल जो है वो क्या होते हैं डेमोक्रेसी में, सोवरेन। सोवरेन का मतलब होता है कि हम आज़ाद हैं डेमोक्रेसी में, या आइडल, आइडल तो सिद्धांत होते हैं, पॉलिटी या ट्रैफिकिंग। तो देखिए, सोवरेन का मतलब होता है आज़ाद लोग जो कि देश को चलाते हैं, ठीक है। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में इंडिपेंडेंट पीपल जो खुद के डिसीजन खुद लेते हैं, यानी अपने इंटरनल मैटर्स जो है हमारे देश के, उनको हम खुद तय करते हैं, उसको बोलते हैं सोवरेन। क्या कहते हैं, सोवरेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ 13-year-old चाइल्ड इज वर्किंग इन अ फैक्ट्री, व्हाट इज इट कॉल्ड। अगर एक 13 साल का बच्चा फैक्ट्री में काम करेगा तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे चाइल्ड लेबर, क्योंकि 14 साल से छोटे बच्चे से अगर काम कराया जाता है तो वो चाइल्ड लेबर में आता है, ठीक है, चाइल्ड लेबर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल राइट्स। इनमें से कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं। राइट टू इक्वालिटी है, यस। राइट टू फ्रीडम है, यस। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, यस। ये तीनों ही हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। दैट मीन्स आंसर क्या रहेगा हमारा, ऑल ऑफ दीज, राइट। चलिए, सेक्युलरिज्म मीन्स दैट द स्टेट प्रमोट्स। सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है कि स्टेट यानी देश क्या प्रमोट करेगा, वन रिलीजन, क्या पूरे देश में एक ही धर्म हो, या नो रिलीजन, पूरे देश में कोई धर्म ही ना हो। मतलब धर्म ना हो का मतलब है स्टेट जो है वो उस धर्म को प्रमोट नहीं करती, किसी धर्म को प्रमोट नहीं करती। क्या स्टेट किसी एक धर्म को प्रमोट करेगी, या स्टेट किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं करेगी, या दोनों, या कोई भी नहीं। तो देखिए, राइट आंसर है नो रिलीजन, यानी स्टेट जो है, स्टेट का मतलब यहाँ से है देश, कंट्री। स्टेट के बहुत सारे मतलब होते हैं पॉलिटी में, तो कंट्री जो है वो किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं करेगी, ठीक है। नो रिलीजन विल बी प्रमोटेड। हाँ, भारत के जो इंडिविजुअल हैं वो अपनी मर्जी से कोई भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन जो देश की गवर्नमेंट है वो किसी एक धर्म को, किसी भी एक धर्म को फेवर नहीं करेगा, ठीक है। हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया। जवाहरलाल नेहरू फ्री इंडिया के पहले प्रधानमंत्री थे। नेपाल अडॉप्टेड एन इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन इन 2007। ये सही है या गलत है। देखो, एनसीईआरटी में ये नेपाल से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स थे, तो उनके भी कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो इंक्लूड हो गए हैं, तो ये ट्रू है। इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन नेपाल ने जो है वो 2007 में अडॉप्ट किया था। नेपाल वॉज अ मोनार्की इन 1990। क्या मोनार्की थी 1990 में नेपाल? तो ये भी सही है। मोनार्की का मतलब होता है राजा, राजा का होना, तो ये भी सच है कि नेपाल एक मोनार्की थी। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इन टू फोर्स ऑन 15 अगस्त 1947। ये गलत है, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए थे, इंडिपेंडेंट हुए थे। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन केम इन टू फोर्स जो है वो नहीं आया था इस दिन, वो आया था 26 जनवरी 1950 को, 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थर्ड सिग्निफिकेंट पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सेव अस फ्रॉम आर सेल्स। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो एक पर्पस है वो है खुद को खुद से बचाना, यानी भारत के लोगों से ही भारत को बचाना। ये सच है, ये सच है। अगर हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता, रिटन लॉज नहीं होते, तो शायद हमें अपने लोगों से ही भारत को बचाना मुश्किल हो जाता, क्योंकि कोई लेफ्ट जाता तो कोई राइट जाता। अभी देश को किस तरफ लेके जाना और कैसे लेके जाना है, ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें गाइड करता है।
Discrimination is the part of our constitution. No, not at all, it is false. डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ना कि डिस्क्रिमिनेशन खुद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है. ओके, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ध्यान देनी पड़ती हैं. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. यस, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो हैं उनको भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का फादर कंसिडर किया जाता है. नेक्स्ट इज डैश रेफर्स टू द क्रूअल एंड अनजस्ट यूज ऑफ पावर और अथॉरिटी. किसे कहा जाता है? अनजस्ट यूज ऑफ पावर, क्रूअल यूज ऑफ पावर इन अथॉरिटी को कहते हैं टायरनी. क्या कहते हैं? टायरनी. नेक्स्ट इज डैश रेफर्स टू अ गोल और अ प्रिंसिपल इन इट्स मोर एक्सलेंट और परफेक्ट फॉर्म. क्या होता है? ये पहले भी आ चुका है. कोई प्रिंसिपल या कोई गोल जो परफेक्ट फॉर्म में हो उसको आइडियल कहते हैं. आइडियल, ये आइडियल सिचुएशन है. इस तरह से आइडियल. बुद्धिस्ट इन इंडिया आर काउंटेड एज माइनॉरिटी. जो बुद्धिस्ट हैं वो एज माइनॉरिटी काउंट होते हैं भारत में. नेक्स्ट इज डैश रेफर्स टू द क्रूअल एंड अनजस्ट यूज ऑफ पावर और अथॉरिटी. टायरनी, सॉरी ये रिपीट हो गए. नेक्स्ट इज पार्लियामेंट enables इंडियन citizens to participate in decision making, कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, दोनों या कोई भी नहीं. जो हमारी पार्लियामेंट है वो भारत के नागरिकों को पार्टिसिपेट करने के लिए एनकरेज या एनेबल करती है. किस में? डिसीजन मेकिंग में. यस, पार्लियामेंट डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है. इंडियन सिटीजन्स होते हैं वहाँ पे और वो डिसीजन लेते हैं देश के लिए. कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, यस, कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट पार्लियामेंट से ही तो होता है यूजुअली, है ना. तो ये दोनों ही, यानी हमारा आंसर रहेगा बोथ ए एंड बी. अगला क्वेश्चन है ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अलाउड सम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, कौन सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है जिसने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन दी, अलाउ की थी. अलाउड सम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन. तो देखो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन आई थी 1909 के एक्ट से. कुछ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन भी थी, बाकी नॉमिनेशन थी, यानी नॉमिनेट भी कर सकते थे, उसमें ये आया था. चलिए, रिप्रेजेंटेटिव्स टू द पार्लियामेंट आर चूजन बाय. जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं पार्लियामेंट के, जिनको हम एमपी कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो कैसे चूज होते हैं? कौन चूज करता है उन्हें? पीपल, रूलर, गवर्नमेंट. कौन करता है? पीपल. वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम चूज करते हैं एमपीज अपने वोट करके, तो पीपल. नेक्स्ट इज हु इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं? देखो, राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का औहदा ही होता है कि वो, इट इज प्री डिसाइडेड, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं वो राज्यसभा के. द हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ आवर कंट्री कंसिस्टिंग ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा इज नोन एज. जो हमारी हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही आते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पार्लियामेंट. उसे हम पार्लियामेंट कहते हैं. मैं आपको यहाँ पे ऐड कर दूँ, उसमें लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट भी आता है. ये तीनों मिलकर पार्लियामेंट बनाते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंबाइंड स्ट्रेंथ ऑफ ऑल पॉलिटिकल पार्टीज इन पार्लियामेंट विद लेस देन 50% ऑफ इट्स रिप्रेजेंटेटिव इज. जो कंबाइंड स्ट्रेंथ होती है पॉलिटिकल पार्टीज की विद लेस देन 50% ऑफ इट्स रिप्रेजेंटेशन, उसको क्या बोलते हैं? जब 50% से कम रिप्रेजेंटेटिव हैं उस पार्टी के या फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ के, उनको हम अपोजिशन कहते हैं. क्योंकि रूलिंग पार्टी बनाने के लिए तो 50% से ज़्यादा चाहिए होते हैं. 50% से नीचे हो तो उसे हम अपोजिशन कहते हैं, है ना. अगर किसी पार्टी के कम है 50% से, दैट मीन्स वो जीती नहीं है. जो जीती नहीं है वो रूलिंग पार्टी नहीं हो सकती. वो क्या होगी? वो अपोजिशन कहलाएगी. What is the most important function of Lok Sabha? लोक सभा का सबसे important function क्या है? How to celebrate Diwali this year? No. Prime Minister select ministers to work? No. I mean, not this exactly. मतलब ये most important function नहीं है. Most important function है decision लेना और देश को चलाना. ठीक है? तो यहाँ पे आएगा none of these. Right? चलिए. What does PMO refers to? PMO का मतलब क्या होता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफिस. क्या होता है?
प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, ये गलती से प्राइम मास्टर ऑफिस हो गया है, ये मास्टर नहीं होगा, इट इज मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। ओके, चलिए। हु लुक्स आफ्टर सैनिटरी कंडीशन ऑफ द कंट्री, कौन देखता है? हेल्थ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फिनेंस मिनिस्टर? ऑफ कोर्स हेल्थ मिनिस्टर देखेगा अबाउट सैनिटरी कंडीशंस ऑफ द कंट्री। द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट इज टर्म्ड एज, अपर हाउस को बोलते हैं राज्यसभा, लोअर हाउस को बोलते हैं लोकसभा। राज्यसभा को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट जो है वो यहाँ से आते हैं, यानी जितने भी हमारी स्टेट हैं उस हर स्टेट से हमारे रिप्रेजेंटेटिव यहाँ जाते हैं, ठीक है। तो इनको इसको रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट भी बोला जाता है, ठीक है जी। लोकसभा में भी हर स्टेट से जाते हैं, बट उनको डायरेक्ट लोगों ने चुना होता है, और राज्यसभा के जो लोग होते हैं उनको इनडायरेक्टली चुनकर भेजा जाता है। चलिए, विच इज एन इम्पॉर्टेंट वे टू कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव्स इन पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करने का एक बहुत बेहतर तरीका है क्वेश्चन आर, उनसे क्वेश्चन पूछने का, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, इन पार्लियामेंट सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर, पार्लियामेंट में सीट्स जो हैं वो रिजर्व होती हैं एससी के लिए, यस, एसटी के लिए, यस। सो आंसर होगा बोथ, ए एंड बी। द लीडर ऑफ रूलिंग पार्टी इन पार्लियामेंट इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, क्या ये सही है? रूलिंग पार्टी का लीडर, यस। अभी रूलिंग पार्टी सेंटर में बीजेपी है, तो उनके जो लीडर हैं नरेंद्र मोदी, वो प्राइम मिनिस्टर हैं, ये ट्रू है। ओके, द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज फॉर द सेक ऑफ जस्टिस एंड इक्वालिटी, क्या ये सही है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है वो जस्टिस और इक्वालिटी के लिए है, ये सच है। हम अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनने का अधिकार है, ताकि हम चाहते हैं कि सबको इक्वल अधिकार मिलता है, तो ये इक्विटी को भी दर्शाता है और जस्टिस को भी। मिसेस शीला दीक्षित वॉज फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली हु वॉज इलेक्टेड फॉर द थर्ड टाइम, ये सच है, दिस इज ट्रू। द प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट्स मिनिस्टर फ्रॉम हिज पार्टीज एमपीज टू वर्क, हाँ बिल्कुल सही है, जो एमपीज होते हैं उसकी पार्टी में से, वैसे तो वो दूसरी किसी को भी चुन सकता है, बट यूजुअली प्राइम मिनिस्टर अपनी पार्टी में से कुछ एमपी सेलेक्ट करता है काम करने के लिए, टू डू द वर्क, और उनको हम मिनिस्टर्स बोलते हैं, जैसे कैबिनेट मिनिस्टर और एमओएस, ये सच है, ठीक है। ओके, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री का हिस्सा होते हैं, जो भी काम करने के लिए मिनिस्टर चूज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंबल ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, हमारी डेमोक्रेसी का सबसे इंपॉर्टेंट सिंबल क्या है? पार्लियामेंट, Parliament is the most important symbol of democracy. All the representatives together control and guide, सारे representative यानी सारे MP control and guide करते हैं किसे? गवर्नमेंट को, ठीक है। An MLA is a member of dash, MLA is the member of legislative assembly, legislative जो स्टेट की legislative assembly है उसे बोलते हैं MLA, जो सेंटर में पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं उनको बोलते हैं एमपी, यानी विधानसभा के मेंबर्स को हम एमएलए बोलते हैं और पार्लियामेंट के मेंबर्स को हम एमपी बोलते हैं, है ना। चलिए, व्हेन डिड द रॉलेट एक्ट कम इनटू इफेक्ट, रॉलेट एक्ट कब आया था? 1919 में आया था, ठीक है। तो 10 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट आया था, जिसके तहत ये हुआ था कि जिसके ऊपर भी डाउट है उस पर्सन को जो है वो अरेस्ट कर लिया जाएगा विदाउट एनी ट्रायल, तो कोर्ट का ट्रायल नहीं होगा, उसे बस सीधा अरेस्ट कर लिया जाएगा। Who gave the order to fire in Jallianwala Bagh on innocent people protesting calmly, किसने दिया था जलियांवाला बाग में लोगों के ऊपर फायर करने का ऑर्डर? वो था जनरल डायर। What is the violence free relationship where husband and wife are equal with each other and they enjoy equal rights, उसको क्या कहा जाता है? उसे इक्वल रिलेशनशिप कहा जाता है। देखो ये एनसीईआरटी है, क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के हैं। हस्बैंड एंड वाइफ वायलेंस फ्री रिलेशनशिप जिसमें दोनों को ही बराबर समझा जाता है उसे इक्वल रिलेशनशिप कहा जाता है। नेक्स्ट इज, लॉ ऑन डोमेस्टिक वायलेंस वॉज मेड इन द ईयर, भारत में डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर लॉ कब बनाया गया था? 2005 में, ओके। नेक्स्ट इज, the most important provision in our constitution is all person in independent India are equal in the eye of law, सच है?
यस इट इज़ ट्रू। हम सब लोग जो हैं इंडिपेंडेंट भारत में लॉ के आगे हम सब बराबर हैं। Our law gives special treatment for government officers and wealthy people. No, it is false. Next question is Hindu Succession Amendment Act 2005 gives priority to daughter over son. ये गलत है, दोनों बराबर हैं। Rosa Parks, an African American woman, protested for being unseated by white man on December 1, 1995. रोज़ा पार्क एक लेडी थी जिसकी वजह से काफ़ी बड़ा एक रिवोल्ट, मतलब आप समझ सकते हो एक तरह से एक रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गई थी। ये एक अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन थी जिसने प्रोटेस्ट किया था क्योंकि एक वाइट मैन ने उसे अनसीट कर दिया था, फॉर बीइंग अनसीटेड बाय अ वाइट मैन। उसको सीट से उठा दिया था। 1955 की बात है, 1 दिसंबर की। ये सच है। This is true. The parliament is the dash which makes the new rule. It is the institution. Parliament एक institution है जहाँ पर नए rules बनाए जाते हैं. The court has the power of dash to modify or cancel laws. The court has the power of judicial review. उसको judicial review बोला जाता है जिसकी वजह से कोर्ट जो है वो किसी भी लॉ को कैंसिल कर सकता है. डॉक्टर सत्यपाल एंड डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू वर डैश ऑन 10 अप्रैल 1919. देखो 10 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट आया था और इस दिन इन दोनों को अरेस्ट किया गया था और उसके बाद जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठे हुए थे इस अरेस्ट के अगेंस्ट, जिसकी वजह से वहाँ जनरल डायर ने ऑर्डर दिए फायरिंग के और वहाँ पे बहुत सारे लोग मारे गए थे. द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा एंड प्रेसिडेंट भी. पार्लियामेंट में लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट भी आते हैं. What is the system consisting of courts which interpret the constitution and award judgment? ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं जहाँ पर कोर्ट होता है, कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट किया जाता है और जजमेंट की जाती है, दी जाती है, उसे बोलते हैं जुडिशरी. हमारी जुडिशरी. What is the term used for money given to make amends for an injury or loss? क्या कहा जाता है उसे? कंपनसेशन. जब किसी को इंजरी पहुंचाने पर उसको कंपनसेट करना पड़ता है ना, कंपनसेशन. What is the act of breaking a law as well as to breach or infringement of fundamental right? What is the act of breaking a law? Breaking of law को क्या कहते हैं? Violation. Violation की है, इन्होंने लॉ तोड़ा है, उसको violation कहा जाता है. Judiciary in India resolves the dispute between state and state. Yes. State and citizen. Yes. Citizen and citizen. Yes. That means all of above. This is our right answer, all of above. ये सभी काम जुडिशरी करती है. अगला क्वेश्चन है हु इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कौन करता है? अगर किसी को समझना है कि क्या लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में तो फाइनल इंटरप्रेटर कौन होता है? जुडिशरी. जुडिशरी ही होती है. Once appointed a judge can be removed by district judge? No. Chief minister? No. Prime minister? No. Then resolution से पार्लियामेंट हटा सकती है, ऐसे नहीं. ठीक है. When was High Court under British rule first established? पहली बार हाई कोर्ट कब बने थे? 1862 में. हाई कोर्ट जो है वो ब्रिटिश रूल के अंडर 1862 में बने थे. What type of case are decided by under civil law? Civil law में divorce cases होते हैं. Yes. Rent matter. Yes. Sale of land. Yes. That means all of this. देखो दो तरह के केस होते हैं, सिविल और क्रिमिनल. क्रिमिनल में आते हैं किसी का खून करना, मर्डर कर दिया, किसी को मारा है, किसी का एक्सीडेंट किया, वो सब जो है वो क्रिमिनल में आता है. लेकिन सिविल में आते हैं डाइवोर्स, रेंट मैटर, सेल ऑफ लैंड और किसी का झगड़ा, वो सब जो हैं वो सिविल लॉ में आते हैं. The removal of persons from land or home that they are currently living in is called. एक किसी को घर से निकाल देना जहाँ पे वो रहते हैं उसको एविक्शन बोलते हैं. घर से निकाल देना, एविक्शन. चलिए. सुप्रीम कोर्ट इज लोकेटेड इन. सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में. इट इज इन न्यू दिल्ली. द इंडियन जुडिशरी कंसिस्ट ऑफ 1 सुप्रीम कोर्ट विद डैश जजेस. कितने जजेस हैं? देखो अभी 34 हो चुके हैं. 34 जजेस. ठीक है. पहले 26 थे. तो ये एनसीईआरटी की पुराने क्वेश्चन है जो कि अभी मैंने ले लिया है.
ऑल राइट, तो अभी क्या है 33 जजेस प्लस 1 CJI, अभी 34 हो चुके हैं. डाउरी केस फॉल इन क्राइम अगेंस्ट, डाउरी केस जो है वो क्राइम होते हैं अगेंस्ट सोसाइटी. सोसाइटी एक्सेप्ट करती है डाउरी, सोसाइटी में प्रेवलेंट है ये सिस्टम. इंडिया इज़ अ डैश कंट्री, डेमोक्रेटिक. इंडिया हमारी आज़ाद सोवरेन डेमोक्रेटिक कंट्री है. ठीक है, ठीक है. वैसे तो इंडिया जो है वो सोशलिस्ट, सोवरन, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, ये है हमारी कंट्री की डेफिनेशन. देश के बारे में हम ये सब कह सकते हैं. ऑन 26 जनवरी 1950 इंडिया बिकेम रिपब्लिक. उस दिन हम रिपब्लिक बने थे. रिपब्लिक का मतलब होता है हमारा जो चुना हुआ पर्सन होता है, वो हेड जो होता है कंट्री का, वो चुना हुआ पर्सन हो, यानी प्रेसिडेंट इज़ द इलेक्टेड पर्सन, एंड वी हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन. तो हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, उस दिन हमने अडॉप्ट किया था, और इसलिए हम रिपब्लिक कहलाते हैं. 26 जनवरी 1950 को. विच टाइप ऑफ एडवोकेट हु प्लीड्स ऑन बिहाफ ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन, जिसको अक्यूज किया जाता है, उसके मतलब जिसको जो दोषी, दोषी तो वो तब बनता है जब प्रूव हो जाता है, लेकिन जिसके ऊपर दोष लगाया जाता है वो होता है अक्यूज्ड. ठीक है, तो अक्यूज पर्सन को बचाने वाला जो लॉयर होता है उसको क्या बोलते हैं, डिफेंस लॉयर. क्या कहते हैं, डिफेंस लॉयर. What term refer to a person who is tried by a court for a crime? एक पर्सन जिसको एक पर्सन हु इज ट्राइड बाय कोर्ट, जहाँ जिसका कोर्ट में ट्रायल चल रहा हो, और ट्रायल चलने के बाद वो दोषी मान गया, मतलब ये प्रूव हो चुका हो कि वो दोषी है, दैट मीन्स ही इज ट्राइड बाय द कोर्ट, उसको बोलते हैं अक्यूज्ड. मतलब वो अक्यूज्ड बन चुका है, दोषी करार दे चुके हैं उसे. द पर्सन हु इज ट्राइड बाय अ कोर्ट उसको अक्यूज्ड बोलते हैं. चलिए, what refers to any act that the law defines as a crime? जिसे क्राइम, कोई पर्सन कोई एक काम कर दे जो कि क्राइम हो, तो किसी ने क्राइम वाला काम किया उसको बोलते हैं ऑफेंस. क्या कहते हैं, ऑफेंस. कहते हैं ना कि मैंने क्या जुर्म किया है, मतलब मैंने क्या ऑफेंस किया, ऑफेंस मतलब जुर्म. चलिए, a person who is called upon in court to provide a first-hand account of what she has seen, heard or knows, उसको क्या बोलते हैं. आपने कुछ सुना हो, कुछ देखा हो, या आप कुछ जानते हो, और इसकी गवाही देने के लिए अगर कोर्ट में आपको बुलाया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको कहते हैं विटनेस. विटनेस, कि आप विटनेस बने हो किसी के, है ना. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रजिस्टर FIR? पुलिसमैन. पुलिस के पास जाते हैं हम तो डेफिनेटली पुलिसमैन. फायरमैन, लॉयर थोड़ी ना लिखेंगे. व्हाट इज द एक्ट ऑफ कीपिंग द अक्यूज इन कस्टडी बाय पुलिस? जिसको अक्यूज्ड जो पर्सन दोषी है उसको जब हम कस्टडी में रखते हैं तो उसको कहा जाता है डिटेंशन. जेल में डाल देना, डिटेन किया उसे, डिटेंशन. ओके. What is the type of the advocate who pleads the case on behalf of government and who has been appointed by the government on permanent basis? जो गवर्नमेंट की तरफ से रिप्रेजेंट करता हो कोर्ट में, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता हो, गवर्नमेंट के बिहाफ पे केस देखे, उसे बोलते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर. क्या कहते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, मतलब सरकारी वकील. इन सिंपल भाषा, हु डिसाइड्स वेदर अ पर्सन इज गिल्टी और नॉट. कौन डिसाइड करता है, कौन करता है, जज. ना कि पुलिस, ना कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर. सरकारी वकील नहीं करता, एडवोकेट भी नहीं करता, जज करता है. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज डैश. क्या देता है, राइट टू लाइफ. बहुत इंपॉर्टेंट राइट है. 21वां आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का अंडर फंडामेंटल राइट सेज गिव्स अस राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी. ठीक है, चलिए. फेयर ट्रायल इज द प्रोसीजर विच हैज़ बीन सेट एंड फॉलोड फॉर द केसेस टू बी ट्राइड इन द कोर्ट फेयरली. ये सच है, क्या ये सही है. फेयर ट्रायल का मतलब होता है कि कोई कोर्ट में जो केसेस हैं उनको फेयरली जो है वो ट्राई किया गया है और पूरा मौका दिया है, जिसके ऊपर दोष लगाया है उसको अपने आप को इनोसेंट प्रूव करने का पूरा मौका दिया जाता है, उसे फेयर ट्रायल कहते हैं. ये सही है, दिस इज ट्रू. डिटेंशन इज द एक्ट ऑफ कीपिंग द अक्यूज्ड इन कस्टडी बाय द पुलिस. डिटेंशन का मतलब है कि पुलिस ने जिसके दोषी को जो है वो कस्टडी में रखा है. ये भी ट्रू है. जजेस प्रोनाउंस द सेंटेंस. ट्रू. जजेस ही तो सेंटेंस प्रोनाउंस करते हैं कि किसी को जेल दी है, किसी को फांसी की सज़ा हुई है, वो जजेस प्रोनाउंस करते हैं.
अक्यूज्ड इज अ पर्सन हु इज ट्राइड बाय अ कोर्ट, जिसको कोर्ट ने ट्राई किया हो, ट्रायल हुआ हो जिसका कोर्ट में, उसको बोलते हैं अक्यूज्ड. यस. ऑफेंस इज अ डैश एक्टिविटी. ऑफेंस जुर्म क्या होता है? इलीगल एक्टिविटी होती है. इलीगल एक्टिविटी होती है ऑफेंस. A fair trial is ensured by the article dash of the constitution. आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी वही फेयर ट्रायल भी अश्योर करता है. आर्टिकल 21 जिसकी बात हमने अभी की थी. ऑलराइट, लास्ट क्वेश्चन है. डैश इज अ एसएचओ, स्टेशन हेड ऑफिसर. एसएचओ होता है, एसएचओ की ही फुल फॉर्म होती है स्टेशन हेड ऑफिसर. एसएचओ जो है वो एक स्टेशन हेड ऑफिसर होता है. तो ये 8th क्लास की एनसीईआरटी के क्वेश्चंस थे जो कि हमने अभी किए. एंड अराउंड 84 क्वेश्चंस जो हैं वो हमने डिस्कस किए हैं एनसीईआरटी के. राइट. आगे हम 9th क्लास, 10th क्लास, 11th 12th पूरे क्वेश्चंस जो हैं वो एनसीईआरटी सिविक्स यानी पॉलिटी के करेंगे. और आई एम श्योर आपको 9th और 10th क्लास में और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि आपके बहुत सारी बेसिक्स जो हैं वो क्लियर होने वाले हैं. थैंक यू सो मच. स्टे ट्यून्ड.